सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। फ्रेंड, आज की हमारी क्लास है वो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास, यानी भारतीय भूगोल। इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा भारत की मिट्टियाँ। इसमें हम भारत की मिट्टियों के बारे में इसमें देखेंगे, यानी इंडियन सॉइल की आज की हमारी क्लास है। सारी चीज़ों को हम मैप के साथ कवर करते हुए चलेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं जो कि आपको इसमें से एग्जाम से बाहर चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये जो हमारी क्लास है वो यूपी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने इन क्लास को बनाया है। तो चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहले मिट्टियों के बारे में देख लेते हैं। भारत की मिट्टियां जो हैं, इंडियन सॉइल हैं, उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर पहले जानेंगे। देखिए, मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी अर्थात मृदा विज्ञान कहा जाता है। जो मिट्टी का जिसके अकॉर्डिंग हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उस शाखा को उसे बोलते हैं पीडोलॉजी अर्थात मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण चट्टानों के खंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने व जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप धारण करती है। समझ में आई? ये जो भूमि के ऊपर जो परत होती है उसे मृदा बोलते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है? जो चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं, उनसे जो वनस्पतियां हैं, जैसे कि हमारे जो फसल होती है ना खेतों में, वह पेड़ पौधे हो गए, यह जब सड़ जाती हैं, गलने लगती हैं, जीवों के सड़ने से गलने से जो जलवायु है उसकी क्रिया, इन सारी क्रियाओं की जो अम्लीय प्रक्रिया होती है उससे, उन पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद ये मृदा का रूप धारण करती हैं। भारतीय मृदा कृषि अनुसंधान ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। ICAR, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बोलते हैं, उसने मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। देख लीजिए कौन कौन से। एक है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। दूसरी है काली मिट्टी, इस तरीके से थोड़ा हटाएंगे, काली मिट्टी। एक है लाल मिट्टी, फिर है लेटेराइट मिट्टी, फिर है पर्वतीय मिट्टी, और फिर है दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, और लास्ट होगी हमारी लवणीय मिट्टी। तो 8 टाइप की होंगी टोटल। कौन कौन सी? देखिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी एक, दूसरी होगी काली मिट्टी, तीसरी होगी लाल मिट्टी, चौथी लेटेराइट, पांचवी होगी पर्वतीय मिट्टी, छठी होगी दलदली मिट्टी, सातवीं होगी मरुस्थलीय, और आठवीं होगी हमारी लवणीय मिट्टी। 1 मिनट थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो ये हो गई हमारे 8 तरीके की मिट्टियां। चलिए आगे देखेंगे फिर इसके बारे में। तो ICAR ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं। कौन कौन सी जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ी थी वो, जिसे ICAR को क्या बोलते हैं, भारतीय मृदा संस्थान, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में है। भोपाल में कहाँ? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो वहीं पर ये स्थित है बना हुआ भारतीय मृदा संस्थान ICAR। चलिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर 4 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। जो भारत है उसमें जो सबसे ज्यादा मिट्टियों जो पाई जाती है क्वांटिटी में, वो 4 टाइप की मिट्टी होती है। कौन कौन सी? एक होगी हमारी जलोढ़ मिट्टी, सेकंड होगी लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पर आती है लाल मिट्टी और काली मिट्टी, और चौथे नंबर पर आती है लेटेराइट मिट्टी। तो ये 4 तरीके की मिट्टियां हैं जो कि भारत के क्षेत्रफल पर सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। चलिए देखेंगे एक बार किस तरीके से सारी चीजें हम आपको यहाँ पर अच्छे से समझाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, क्योंकि यह सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितनी मात्रा में? पूरी 43 पॉइंट की क्वांटिटी में इसकी यह पाई जाती है, भारत में देखने को मिलती है। कितनी? 43% की मात्रा में। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर। इसे डोमट मिट्टी बोलते हैं, कछारी मिट्टी, या फिर कांप मिट्टी भी इसे कहते हैं। इसके कितने नाम हो गए? बहुत सारे। जलोढ़ भी बोलते हैं, डोमट बोलते हैं, कछारी मिट्टी बोलते हैं, या फिर इसे कांप मिट्टी भी कांप मिट्टी भी इसे बोलते हैं। फिर जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जो मानी गई है भारत में, वह सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी ही उपजाऊ मिट्टी होती है। चलिए क्षेत्र देखेंगे, यानी कौन से क्षेत्र में ये देखने को अधिक मिलती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान
और तटीय मैदान। ठीक है, उत्तर का पूरा मैदान और तटीय। तटीय कौन से होते हैं, जैसे कि देखिए ये भारत का नीचे का हिस्सा हो गया, निचला हिस्सा। तो और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पानी। ठीक है, पानी के साइड जो होता है एरिया, उसी को बोलते हैं तटीय। तो ये हो गया हमारा इतना भारत, ये हो गया तटीय भारत। ठीक है, तो ये हो गए तटीय मैदान, भारत में तटीय मैदान। तो यहाँ पर ये मिट्टी होती है, यानी ऊपर का उत्तरी मैदान पूरा और तटीय मैदान पर भी ये मिट्टी देखने को मिलती है, यानी अंदर ये मिट्टी नहीं होती है। चलिए इसमें देखते हैं कमी किस किस की होती है। तो देखिए कमी जो है ये यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है टाइपिंग से, कमी यहाँ पर दिखेगी आपको ये नीचे। ठीक है, तो कमी किस किस की होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। ठीक है, और इसमें प्रचुरता, तो ये जो प्रचुरता है वो यहाँ पर उल्टा हो गया है ऊपर। यहाँ पढ़ेंगे चूना और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। क्लियर हुआ। क्षेत्रफल क्या होता है, उत्तरी मैदान और तटीय मैदान। कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी देखने को मिलती है। और चूना, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में इसमें देखने को मिलता है। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ गेहूं, तिलहन, मक्का, आलू इनकी खेती भी इसमें की जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी किसके लिए है, गेहूं, किसके लिए, धान की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ गेहूं भी, तिलहन, मक्का, आलू इनकी खेती के लिए ये बहुत ही खास मिट्टी मानी जाती है, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ उसके हिसाब से मिट्टी होती है। चलिए आगे देखेंगे। यह मिट्टी भारत में 43% की मात्रा में पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यह सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जिसकी क्वांटिटी कितनी है, 43%। ठीक है, 43% की मात्रा में ये भारत में देखने को मिलती है। यह मिट्टी उत्तर भारत प्लस गुजरात प्लस केरल प्लस खादर व बांगर क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, उत्तर भारत में, गुजरात में, केरल में, खादर में, बांगर में, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो उत्तर भारत का तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, फिर मैंने लास्ट में ये भी बोला था कि नीचे के ये तटीय मैदान पर भी देखने को मिलती है। तो उन्हीं में हो गए ये गुजरात, केरल, खादर, बांगर, ये एरिया इसी में टोटल आ जाती है। चलिए आगे देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होती है हमारी बांगर मिट्टी और दूसरी होती है जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी। ठीक है, तो दो तरीके की होती है। बांगर को बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर को बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी में कैल्शियम, पोटेशियम और चूना की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। यह हमने अभी पिछले ही पेज में इसे अपने देखा था। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आती है हमारी काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी के बारे में मैं फिर देखेंगे एक बार। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी का निर्माण बेसॉल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, बेसॉल्ट चट्टानें जो टूटती हैं, जो टूट फूट कर जब गिरती हैं, उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये देखिए, ये जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसके अंदर से जो लावा होता है, ठीक है, और उन चट्टानें टूटती हैं, उस ज्वालामुखी के विस्फोट होने से जो चट्टानें टूट कर गिरती हैं, फूट कर गिरती हैं, तो उसी से होता है इसका निर्माण। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये काली मिट्टी है। ठीक है, और ये बेसॉल्ट चट्टानें हैं जो कि ज्वालामुखी के विस्फोट से ये चट्टानें टूट टूट कर नीचे गिरी हैं और उसी से इस मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, लावा मिट्टी भी कहते हैं, यानी इसके भी नाम हैं, रेंगुर भी बोलते हैं, कपास मिट्टी भी बोलते हैं, या फिर इसे लावा मिट्टी भी बोलते हैं। लावा मिट्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लावा से बनती है, उसी के ज्वालामुखी के फूटने से उसमें लावा निकलता है, तो उसी से उन चट्टानों से बनती है मिट्टी, इसीलिए इसे वे लावा मिट्टी भी बोलते हैं। इस मिट्टी का रंग इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि इसमें टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए इस मिट्टी का रंग भी काला होता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक अर्थात प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, मध्य प्रदेश भी आ गया, गुजरात भी आ गया और महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक यानी प्रायद्वीपीय भारत आ गया इसमें। तो काली मिट्टी सबसे अधिक देखने को यहाँ पर मिलती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। कपास की खेती की जो इसमें उपज है वो बहुत ही अच्छे से होती है इस काली मिट्टी में। ठीक है, चलिए
देखिए आपको यहाँ पर ये मैप दिख रहा होगा, ये इस तरीके से यहाँ पर, और उसके अंदर आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पर इस काली मिट्टी की जो मात्रा है वो देखने को सबसे अधिक मिलती है, यहीं पर होती है अधिक मात्रा में काली मिट्टी। चलिए आगे देख लेंगे, काली मिट्टी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण बेसॉल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, ये मैं अभी पढ़ा था पीछे। आगे देखेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक के अलावा, इनकी बात हुई, यूपी के ललितपुर, झांसी व मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, आपको डायग्राम में ये दिख रहा होगा, ये कौन सा स्टेट है, ये है हमारा यहाँ पर यूपी, और यूपी के कुछ हिस्सों को भी यहाँ पर कवर कर रही है, इसलिए यहाँ पर ललितपुर, झांसी भी आ गई। और ये देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश को तो कवर कर ही रही है, इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी यहाँ पर कुछ हिस्से इसमें ऐड होते हैं, तो वहाँ पर भी मिट्टी देखने को मिलती है। चलिए, इस मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है एवं स्वतः जुताई योग्य होती है। जो मिट्टी है उसमें सबसे अधिक जल को धारण करने की यानी सोखने की क्षमता होती है, और खुद ही जुताई के योग्य भी होती है। देखिए यहाँ पर इसके नाम मैंने शायद बोल दिए, एक बार फिर से बोल देती हूँ। इसके जो नाम है अलग अलग, इसे काली मिट्टी भी बोलते हैं, इस तरीके से काली मिट्टी भी बोलते हैं, इसे कपासी मिट्टी बोलते हैं, इसे रेंगुर मिट्टी भी बोलते हैं, लावा मिट्टी बोलते हैं, और चेरनोजम मिट्टी भी इसे बोलते हैं। यानी 5 नाम इसके हो गए काली मिट्टी के, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, लावा मिट्टी और चेरनोजम मिट्टी। फिर देखिए यहाँ पर काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, यानी कहते हैं इसको जोतने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, तो इसे जुते हुए खेत की मिट्टी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। जब इस पर धूल पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, पानी तो ये सोख लेती है अच्छे तरीके से, और जब इस पर धूल पड़ने लगती है तो इसमें स्वतः ही दरारें पड़ने लगती हैं, यानी चटकने लगती है। जैसा कि आपको यहाँ पर ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये देखिए कैसी चटकी हुई मिट्टी है, लग रहा है ना देखने में एकदम चटकी हुई मिट्टी, तो इसी तरीके से इसमें दरारें पड़ने लगती हैं, और इसीलिए इसे जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि खेत जुता हुआ है, स्वतः ही खेत जुते हुए देखने में प्रतीत होते हैं, तो इसीलिए इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी बोलते हैं। अब आती है बात लाल मिट्टी की, यहाँ पर देख लेते हैं, यानी रेड सॉइल, लाल मिट्टी यहाँ पर आपको देखने को दिख रही होगी, ये रही हमारी रेड सॉइल, ठीक। चलिए, यह मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। प्रायद्वीपीय भारत, ये देखिए आपको यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है कवर करता हुआ रेड, वहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलती है। जहाँ पर इस डायग्राम में आपको मैंने इसलिए मैप भी लगाया हुआ है कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो कि लाल मिट्टी किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो मैंने हर चीज़ के साथ या हर मिट्टी के साथ में मैंने उस पेज पर मैप को भी ऐड किया हुआ है मिट्टी के डायग्राम को दिखाते हुए, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो थोड़ी। उम्मीद है आपको क्लास भी पसंद आ रही होगी, बहुत ही अच्छे से हमने इस क्लास को रेडी किया है, और सारी चीज़ें इसमें जो एक एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो उन चीज़ों को मैंने इसमें ऐड करा। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी फ्रेंड। हाँ, तो हम थे कि यह मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। जो इसका लाल रंग है वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें फेरिस ऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है, लोहा भी होता है और साथ ही साथ इसमें सिलिका भी उपस्थित होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, नागालैंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। तमिलनाडु, नागालैंड कहाँ पर है, ये देखिए ये रहा यहाँ पर, ये यहाँ रहा नागालैंड, ये ठीक है। तो तमिलनाडु में, नागालैंड में, महाराष्ट्र में इसलिए देखो ये यहाँ से आपको अलग से हाईलाइट है, ये हो गया महाराष्ट्र, यहाँ भी होती है, कर्नाटक में भी होती है। तो इन हिस्सों में यहाँ पर मिट्टी ये देखने को मिलती है। इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। सबसे अधिक जो मात्रा देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, वो मिलती है, एक तो मिलती है तमिलनाडु में, ठीक, और एक होती है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा देखने को मिलती है, क्योंकि आपको यहाँ का एरिया भी थोड़ा अधिक डार्क रेड यहाँ पर दिख रहा होगा। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जैसे कपास की मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, लाल काली मिट्टी, उसी तरीके से कपास की खेती के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ या उपयुक्त होती है।
जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है यानी जलोपयुक्त रूप में होती है तब ये पीली दिखाई पड़ती है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी पीली पीली। जब हम जैसे खेत होते हैं तो खेतों में हम पानी लगाते हैं, फसल को उगाने के लिए पानी लगाते हैं ना, या फिर जैसे कि हमारी तरफ जब बारिश होती है तो मिट्टी थोड़ी ब्लैक ब्लैक थोड़ी फील होती है ना, दिखने में थोड़ा हल्का सा रेड भी होता है, थोड़ी ब्लैक भी दिखती है। तो उसी तरीके से जो मिट्टी होती है जब इसमें पानी को ये सोख लेती है तो कैसी, जब ये जलोपेत रूप में होती है, थोड़ी भीग जाती है मिट्टी, तो कैसी दिखती है, तब ये मिट्टी पीली दिखाई पड़ती है, जैसा कि आपको यहाँ पर ये डायग्राम में हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, ये हम आशा करते हैं। अब आती है हमारी लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी को एक बार देख लेंगे। लेटेराइट सॉइल, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। ये जो मिट्टी है कहाँ होगी, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा भी, यानी जहाँ पर वर्षा भी अधिक हो और जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती हो, ऐसी जगह पर ये देखने को मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी में निस्सालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। लैटेराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू इनकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए, लाल मिट्टी है वो बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है। उसी तरीके से लैटेराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू इनकी खेती बहुत ही अच्छे से तरीके से इसमें होती है। यह मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। लैटेराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी भी बोलते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा, मेघालय, असम के भी कुछ हिस्सों में यह मिट्टी देखने को मिलती है। लैटेराइट मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक केरल में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो देखने को जिस राज्य में मिलती है वह है केरल। केरल में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लैटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है, यानी ईंटों को बनाने के यूज में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये देखिए यहाँ पर ये केरल में आपको मिट्टी दिख रही होगी और ये यहाँ पर दिख रही होगी आपको उड़ीसा में भी। ठीक है, और ये आपको असम में भी यहाँ पर मिट्टी देखने को मिल रही होगी। तो मैंने सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से समझाया है, डायग्राम भी दिखाया है, मिट्टी का कलर भी आपको दिखाया है यहाँ पर समझा कर, और उससे संबंधित सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर नोट में बनाकर लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको क्लास ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगली आती है हमारी लवणीय मिट्टी, यानी देखिए पढ़ना कितनी, वैसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिट्टी थी, वह थी 3, लेकिन पढ़ेंगे हम सारी मिट्टियों के बारे में। ठीक, सॉरी 4 मिट्टी, लेकिन हम यहाँ पर सारी मिट्टियों के बारे में एक बार यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। अब है हमारी लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति लवणीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रही हमारी लवणीय मिट्टी। देखो फील हो रहा है, देखने में ही लग रहा है कि जैसे हाँ नमक जहाँ पर बनता है वैसे ही खेत है। इसी तरीके से नमक बनता है कि जो थोड़ी मिट्टी की थोड़ी मेड़ बनाते हैं और वहाँ पर जो समुद्र का पानी आता है उसमें भर जाता है, उन गड्ढों में भर जाता है, और जब वो पानी भर जाता है फिर उसे छोड़ देते हैं, और जब वो पानी सूखने लगता है, ठीक है, फिर उसी में जो नमक है वो वहीं पर रह जाता है। चलिए फिर देखेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लवणीय मिट्टी की। लवणीय मिट्टी रेह, ऊसर, कल्लर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यानी इस मिट्टी को रेह मिट्टी बोलते हैं, ऊसर मिट्टी बोलते हैं, कल्लर मिट्टी भी बोलते हैं, लवणीय मिट्टी को ही। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। जो गुजरात का कच्छ के रण, जो कच्छ है जिसे बोलते हैं गुजरात के कच्छ के रण में, तो वहाँ पर ये देखने को अधिक मिलती है इस तरीके की मिट्टी। अब आती है हमारी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी के बारे में देखेंगे। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है, जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है। पर्वतों पर देखने को मिलता है इस मिट्टी का विस्तार, जैसे कि हिमालय पर्वत वहाँ पर देखने को मिलेगी, वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड राज्यों में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। यहाँ पर ये खेती की जाती है। देखिए ये देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में हिमालय का विस्तार है और वहीं पर इस मिट्टी का भी मिट्टी को देखने को मिलता है, वहीं पर इस मिट्टी का विस्तार फैला हुआ है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की।
ठीक है, यानी 8 प्रकार की टोटल जो मिट्टियाँ थी उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको फिर हो जाएगी। मरुस्थलीय मिट्टी देखिए, इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। इस प्रकार की मिट्टी में नमी की कमी होती है। ठीक है, जो नमी है वो वहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि ये राजस्थान की साइड ही आपको ये मिट्टी देखने को मिलने वाली है। मरुस्थल भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, क्योंकि ये मरुस्थलीय है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। ठीक, कटीली वनस्पतियों के अलावा यहाँ पर और कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों आदि की खेती की जाती है, क्योंकि और कुछ यहाँ पर उगेगा ही नहीं। बहुत ही वैसी मिट्टी होती है ना, नमी नहीं है, और जब नमी नहीं होगी तो फसल की पैदावार किस तरीके से होगी, इसीलिए यहाँ पर फसलों को उगाना संभव नहीं है। अब देख लेते हैं एक बार दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी की बात करें तो दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जीव जंतु हो गए, और खेती जो जैसे कि होता है ना, जंगलों में जाइए आप लोग, जहाँ छोटी छोटी वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, तो जहाँ पर वर्षा अधिक हो रही है तो वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं, और उन्हीं से फिर वो कांप सी बन जाती है, जिसे बोलते हैं दलदली भूमि। ठीक है, दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगी। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर ये और ये यहाँ पर ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर? केरल में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वहीं पर ये काली मिट्टी देखने को